बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सही बात कहने की, आप लोगों की सुनने की और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वेलकम टू एसयू ट्रेनिंग लेक्चर 1। बिगन तो हम हो चुके हैं, तो ये नीचे वाले के इग्नोर कर दें। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है थोड़ी सी चीज़ें जो सी ना वो मैं ड्रैग करना चाहूँगा। बाकी जो भी है स्लाइड्स मेरे पास हैं। स्लाइड इसलिए बनाए ताकि टू द पॉइंट बात कर सकूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आप खुद भी वहाँ से पढ़ लें और जो मैं कहूँ वो भी आपके जहन में बैठ जाए। बाकी स्लाइड्स तो मेरे पास पड़ी हुई हैं। उससे पहले जो है ना थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि लाइक मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या चीज़ें हैं जो वेबिनार से पहले थोड़ी सी डिस्कस हो जानी चाहिए। तो मैं एसईओ में एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और ये मैं कभी नहीं करूँगा कि जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा जो मुझे आता है। ठीक है, हालांकि मैं लाइक उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ, लेकिन वो सिखाऊंगा जो मुझे आता है। और मैंने लाइक सिर्फ और सिर्फ जो है वो एडसेंस के ऊपर काम किया है, और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, और 5-6 ब्लॉग्स जो है ना वो हैं। तो 5-6 ब्लॉग मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, और कम से कम आपको जो है ना वो एक रास्ता बता दिया जाए कि भाई पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, बाकी जो ये है जो मॉड्यूल ये चलेगा, ये सारा एडसेंस के ऊपर है। एडसेंस से हट के बात नहीं होगी, क्योंकि एडसेंस और एफिलिएट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में फ़र्क है। तो मैं आप दोनों चीज़ों को जो है ना वो आपस में मर्ज नहीं कर सकता, तो उसको सेपरेट ही रखा है। तो इसमें बिल्कुल हम एडसेंस के ऊपर रखेंगे। एडसेंस का एक तो ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है ना थोड़ी सी भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, आपके 1-2 कीवर्ड भी रैंक हो जाए, तो कम से कम जो है ना आप $200, $200, $300 तक जो है ना वो कम से कम एडसेंस से अर्न कर सकें। ठीक है, लेकिन एफिलिएट में ये होता है कि जब तक आपको आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं कर जाते, आपको सेल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। तो एडसेंस का थोड़ा सा इजी भी है। जो एफिलिएट में है उसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा सर खपाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एडसेंस थोड़ा सा ईजी लगता है, मुझे लगता है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी ईजी होगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे एक्सपर्ट कोई बैठे हुए हैं, कोई सीनियर है यहाँ पे सुन रहा है, तो उसके लिए जो है ना अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक्स जो न्यूबीज हैं वो उन चीज़ों को कवर कर लें। बाद में जब हम मीडियम लेवल या एडवांस लेवल या आगे जाकर आए, तो उसमें जो है ना आप हमारे साथ आ सकें, और जो न्यूबीज हैं वो भी पीछे ना रहें। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए शायद बोरिंग हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इतनी डीप में भी नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वेबिनार कर रहा हूँ, जिसमें जो है थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, और उसके अलावा बताऊंगा कि गूगल अपडेट्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात होगी, और जो है ना आपको ट्रेनिंग का जो है ना वो सारी आउटलाइंस और जितनी भी ओवरव्यू है वो आपको समझा दूँ। ठीक है, बाकी इसमें सारी थ्योरी है आज के दिन। इंशाल्लाह जो है ना जब नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें हम साथ में प्रैक्टिकल वर्क लाजमी करेंगे। तो की नोट्स जो है ना वो आप जो है ना बिफोर सेशन में करना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है, या तो नोट पैड ओपन कर लें, या जो है ना कोई पेन और कॉपी जो है ना आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और हेडिंग्स बना लें, या उनको जो है ना कोई पॉइंट्स बना लें कि आप क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में आसानी हो याद करने में कि भाई आपने क्या करना है। क्योंकि जो बिल्कुल न्यू है उनको पहली दफ़ा में बिल्कुल समझ नहीं आएगी, वो 2-3 दफ़ा जब तक वीडियोस को नहीं देखेंगे या फिर जो है ना उसके ऊपर रिसर्च मजीद नहीं करेंगे, उनके जहन में नहीं बैठेगी, क्योंकि उनके सोर्सेज ज़्यादा जो है ना वो एडवांस चीज़ लगती है। ठीक है, तो उनके लिए जो है ना वो ये है कि वो थोड़े से पॉइंट्स और हेडलाइंस बना लें। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपको मैं आंसर लाजमी करूँगा, लेकिन लास्ट में करूँगा। ड्यूरिंग द सेशन में चैट बॉक्स को नहीं देखूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं और जहाँ पे भी आ रहे हैं वो क्वेश्चन लिखते रहें, इंशाल्लाह सबके जो है ना वो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई साउंड या स्क्रीन इशू है तो जो है ना मुझे लाजमी बताइएगा। मैं टाइम टू टाइम देखता रहूँगा, सिर्फ ये देखता रहूँगा कि किसी को जो है ना वो इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर ये मेरी तरफ इशू नहीं है, तो अगर आपकी तरफ इशू है तो आप जो है ना वेबिनार लीव करके दोबारा आ जाएंगे, तो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वेबिनार जो है ना वो लीव नहीं कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको वैसे मिल जाएगी। ठीक है, खैर मैं समझता हूँ कि
जिस बंदे से आप सीख रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है, उसको क्या आता है। उससे आपको ये हेल्प होती है कि आपको अगले बंदे को थोड़ा समझने में जो है ना वो हेल्प मिल जाती है कि वो किस लेवल से बात कर रहा है, किस चीज़ के लिहाज से बात कर रहा है। ठीक है, तो वही, मेरा नाम शाहजेब शफी है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आईसीएस कर रहा हूँ। तो बाकी तो बहुत सी चीज़ों में जो है ना वो पंगे मैंने दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में गया हूँ। लेकिन जो है ना मैंने अपनी प्रोफेशनल जो फील्ड रखी है वो ब्लॉगिंग रखी है और उसमें एसईओ रखी हुई है। ठीक है, और हम उनमें से ही हैं जिनके आप सर्च इंजन में जब आप कुछ सर्च करते हैं तो जो ब्लॉग्स आते हैं वो हम जैसे ही लोग हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि फास्ट लर्नर अल्हम्दुलिल्लाह हूँ और फ्रीलांसिंग के साथ करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा HTML5, CSS3, वर्डप्रेस, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जो है ये मैंने ब्लॉगिंग की वजह से जो है ना वो सीखा है, और आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर किसी को नहीं आता तो उसमें भी जो है ना वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना मेरा नेक्स्ट गोल वो ये है कि मैं सर्च इंजन मार्केटिंग एक्सपर्ट बनूँ। ठीक है, उसमें जो है ना थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो इनहेंस करूँ उस नॉलेज में भी। उसके अलावा मैंने यूट्यूब के ऊपर काम किया, मैंने सीपी ऑफर्स के ऊपर काम किया, फिर मार्केटिंग और इस तरह की जो रिलेटेड चीज़ आ जाती हैं एसईओ ब्लॉगिंग के लिहाज से, वो चीज़ें मैंने की हुई हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो सी है ना, कंप्लीट ट्रेनिंग उनको मॉड्यूल्स में जो है ना मैंने डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है कि एडसेंस के हम ब्लॉग, एडसेंस का जो सा ब्लॉग है वो हम कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और उसकी हम एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से एडवांस चलता रहेगा, और ये अगर कोई बिल्कुल ही न्यू है तो इस चीज़ को जो है ना पिक कर सकता है, अगर वो इम्प्लीमेंट भी करे और उसको साथ साथ करता रहे। उसके बाद जो से है वो हमारे पास मॉड्यूल 2 है, जिसमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बात होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट, कीवर्ड और ये और वो जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उसमें डिस्कस होंगी, इनको आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है ना लोकल बिजनेसेस की कैसी एसईओ होती है, या हम क्लाइंट एसईओ कह लें, वो कैसे की जाती है। बाकी पहले दो मॉड्यूल तो लाइक मैं कर सकता हूँ, तीसरा मॉड्यूल में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने क्लाइंट्स के लिए इतना काम नहीं किया या लोकल बिजनेस साइट्स पे इतना काम नहीं किया। ये आपको अब्दुल वहीद भाई आईटी सुपर के जो एडमिन है वो इंशाल्लाह आपको जो है इसकी ट्रेनिंग देंगे। आप उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और लोकल बिजनेस जो है थोड़ी सी एडवांस चीज़ आ जाती है फिर उससे। तो एसईओ एडसेंस बेस्ड ब्लॉग जो है ना उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि लाइक ये मॉड्यूल 1 जो है उसमें ये है कि अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कि रिजल्ट नहीं मिलते, कोई काम नहीं करता, सिर्फ वेबिनार में आ जाता है या वीडियोस देख लेता है और कुछ कर नहीं रहा और रिजल्ट नहीं शो कर रहा, उसकी साइट्स रैंक नहीं कर रही, उसको सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ पूछ नहीं रहा, जो भी है, अगर वो नहीं कर रहा तो मतलब लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मॉड्यूल 2 में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी एडसेंस का जो है वो पब्लिक में दे रहा हूँ, लाइक हर बंदे के लिए, हर बंदा जो है ज्वाइन कर सकता है, कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो बाकी दो हैं उसके लिए सेपरेट ग्रुप्स होंगे, और जो है ना उसके लिहाज से जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाएगी। खैर, तो मॉड्यूल 1 में जो है वो एडसेंस के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा उसमें आज जो हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड व्हाट इज एसईओ के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा हम निची रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है हम निची रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, मेरे ख्याल से कीवर्ड रिसर्च के 2 वेबिनार्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ करूंगा कि एक ही वेबिनार में कवर कर दूं। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है थोड़ा सा सबसे ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च में सर जो है ना वो दीवार के साथ टकराना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो प्लान होगा, उसमें सिलो स्ट्रक्चर, कंटेंट स्ट्रक्चर और जितनी भी प्लानिंग्स करनी होती हैं वो हम प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्लान के लिहाज से करते हैं तो आप इंशाल्लाह सक्सेस ले सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता नहीं होगा करना क्या। तो प्लान जो है ना ईजी भी होगा, और आपको जो है ना उसके लिहाज से अगर काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, उसके बाद डोमेन होस्टिंग के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक्स इंग्लिश आनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स इतनी ना हो, तो आप जो है ना वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। जो हम ब्लॉग के लिए लिखते हैं उसका जो सिनेरियो है, उसका जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो टोटली डिफरेंट है जो हम नॉर्मल राइटिंग में करते हैं। जो ऐसे लिखते हैं उसकी, जैसे कि
डिफरेंट होती है। तो ये कंटेंट राइटिंग इंशाल्लाह इसके ऊपर वेबिनार करेंगे और इसके ऊपर जो है ना आपको मुकम्मल जो है ना वो कंटेंट राइटर बना देंगे अगर आपके पास थोड़ी सी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी आती, थोड़ी सी समझ आ जाती है, उसको भी हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम सोशल सिग्नल्स का भी डिस्कस करेंगे। भाई सोशल सिग्नल्स क्या वैल्यू रखती है, कैसे करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, करते कैसे हैं, कि भाई आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। ऑफ पेज एसईओ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम मॉड्यूल 1 में बात करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ चीजें मेंशन नहीं की, लेकिन बड़ी मोटी मोटी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ब्लॉगिंग क्या है, मोनेटाइजेशन मेथड्स क्या है, एसईओ जब नहीं थी फिर क्या था, और जब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्ट हुआ, जब उसने इस दुनिया के ऊपर जो है वो अपनी वैल्यू पकड़ी, तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ, ठीक है। और एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने, जब मैं आपको हाउ सर्च इंजन वर्क्स का बताऊँ, तो सबसे ज़्यादा जो है आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज हो, बेसिक्स नॉलेज हो कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, अगर आपको वो पता है तो फिर क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें समझने में आसानी होगी। और मैं जितने वेबिनार्स करूँगा, मैं सर्च इंजन वर्क कैसे करता है ये मैं जो है ना बार बार जो है ना वो करूँगा, उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना एसईओ के जरिए कैसे अर्न करते हैं, कितने एसईओ के टाइप्स हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं थोड़े थोड़े से जो है ना मोटे मोटे, वो जो है ना वो क्या है, और ये एसईओ की फील्ड जो है ना वो इजी है या डिफिकल्ट है या 1 2 3 है, और उसके अलावा आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कितनी आनी चाहिए, और वेबिनार टाइमिंग एंड स्केड्यूल क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग कहते हैं कि आपका जो है ना कोई पर्सनल डायरी हो गई, जैसे कि आप जो है ना बचपन में या बड़े होकर भी जो है ना वो आप डायरी लिखते हैं, उसमें आप अपनी ओपिनियंस देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम स्टेटस अपडेट करते हैं, हम अपनी ओपिनियंस देते हैं, हम अपने जो थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं या हमारे पास जो नॉलेज है, हम उसको जो है ना वो वेबसाइट की शक्ल में जो है ना वो हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग जो है ना वो कहलाते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग में ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो उसके अलावा जो है वो लाइक मुझे कहीं और से ये मिला कि भाई पोस्टिंग कंटेंट ऑन अ ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग और वेबसाइट में ये फर्क है, वेबसाइट जो है ना वो एक कंपनी के लिए होती है, उसमें ज़्यादातर सर्विसेज की चीज़ें होती हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप उसकी जो उसका आप बनाएंगे वो वेबसाइट के लाएगी, लेकिन ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग में आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करना होता है, ठीक है। बाकी हमने तो ब्लॉगिंग का मतलब चेंज कर दिया, हम किसी भी निच के ऊपर काम कर लेते हैं, हालांकि उसके ऊपर हमारा इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन हम बाद में नॉलेज डेवलप भी कर लेते हैं। तो ब्लॉगिंग का जो है ना वो बस थोड़ा सा ये आपको पता नहीं चाहिए ब्लॉगिंग है क्या। सबसे पहले आपने ब्लॉगिंग में क्या करना है, डोमेन हो गई आपके पास, होस्टिंग हो गया, थीम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने आर्टिकल लिखने हैं, कंटेंट लिखने हैं, और आपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देना है, और जो है ना आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ब्लॉगिंग है, और हम उसे कहते हैं कि ये ब्लॉगर है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर जो होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ये जो हम काम करते हैं ये हम विजिटर्स के लिए ज़्यादा करते हैं हम ब्लॉगिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जाहिर सी बात है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो सर्च इंजन के लिए हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपने ब्लॉगर बनना है। ब्लॉगर का काम यह है कि एक निच के ऊपर वेबसाइट बना ली और उसके ऊपर कंटेंट देना है। आपने पहले ब्लॉगर बनना है, कंटेंट आप डालते जाएं, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो कीवर्ड्स का, ऑन पेज का थोड़ा सा आइडियाज लेकर चलें कि भाई कैसे करना है, कंटेंट कैसे लिखना है ब्लॉग के लिए, वो आपके जहन में होगा। फिर जो है ना अपने कंटेंट लिखना है, और एसईओ के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हम उसको CMS प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। जो मेन हमारे पास आते हैं, मशहूर हैं, वो है blogger.com और wordpress.com। CMS प्लेटफॉर्म में ये होता है कि हम इजीली जो है ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, CMS बने हुए हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं कि हम इजीली मैनेज कर लेते हैं। अगर आप CMS प्लेटफॉर्म नहीं करते तो आप क्या करते हैं, आप कस्टम साइट बनाते हैं। आपको जो है ना वो HTML CSS और PHP जो चीज़ें भी लैंग्वेजेस में आ जाती हैं वो आप यूज़ करते हैं, और एक साइट जो है ना वो बिल्ड करके
उसे जो है ना बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तो कस्टम साइट होती है कि वो थीम और CMS के अलावा भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा स्टेटिक साइट होती है कि वो बिल्कुल एक उसका पेज होता है और उसके ऊपर जो है ना वो बना लेते हैं। तो वो बड़ा ईजी है, अगर आपको HTML आता है तो आप स्टेटिक साइट आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मोनेटाइजेशन मेथड्स होते क्या? मोनेटाइजेशन मेथड्स ये होते हैं कि आप जो से है वो मोनेटाइज कैसे करते हैं, मतलब आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडसेंस है कि आप एडसेंस के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं। एडसेंस जो एडवर्ड है, गूगल की जो प्रोडक्ट है, वो आपको पब्लिशर, जो हम पब्लिशर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, हमें अलाउ करता है कि हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एड्स शो करें। वो एड्स जो हैं उनको, उनके क्लिक पर भी और उनको देखने पर भी हमें कुछ अमाउंट मिलती है। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होती है कि किसी की प्रोडक्ट है वो हम जो है ना प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग के जरिए। ठीक है, और जब वो बाय कर लेता है तो उसका कोई सिस्टम बना हुआ है कि वो ट्रैक कर लेता है कि यार ये इस ब्लॉग से गया और उस ब्लॉग को जो है वो पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से कॉस्ट पर एक्शन, CPA ऑफर्स होती हैं। इस पे ये होता है कि कोई भी जो है ना वो एक्शन होता है, चाहे वो डाउनलोड हो चाहे वो साइन अप हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना वो कहता हूँ कि ये डाउनलोड कर लो। ठीक है, और या फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये किसी से डाउनलोड करवा दो। अगर आप किसी से डाउनलोड करवा रहे हैं तो ये आप CPA ऑफर को जो है ना वो रन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की CPA ऑफर्स होते हैं। तो बाकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं CPA एग्जैक्टली क्या है और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा जो है ना अगर आप एडसेंस भी नहीं लगाते, एफिलिएट भी नहीं करते, CPA भी नहीं करते, तो खाली आप पेड पोस्ट या स्पॉन्सर पोस्ट से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो ये होता है कि अगर आपका जो सा ब्लॉग है उसकी अथॉरिटी बनी होती है तो कुछ कंपनीज आपको कॉन्टेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर भाई आपके पास विजिटर भी हैं, अथॉरिटी भी है, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक आपके पास है, तो आपको $200, $300, $400 दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये पोस्ट है, ये पब्लिश कर दो या इसके ऊपर हमें पोस्ट कर दें। ठीक है, वो जिस किस्म की पोस्ट हो वो आप कर लेते हैं। तो आपको जो है $200 तक भी मिल जाए, $400, $500 जो है एक पोस्ट के मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना कुछ जो विजेट्स हमारे जो साइट पे कुछ बैनर्स लगे होते हैं, जो एडसेंस की जगह है ना, एडसेंस की जगह एडवर्टाइजमेंट बैनर्स लगते हैं, वो हम खुद इमेजेस ऐड करते हैं और उसको जो है ना लिंक कर देते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो एडसेंस के ऊपर तो डिफरेंट एड्स होती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग बैनर में ये होता है कि एक ही बैनर होता है और वो जो है ना आपके पेज पे भी हो सकता है या आपकी मुकम्मल वेबसाइट के ऊपर भी हो सकता है। उसके अलावा आपके अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप वो भी सेल कर सकते हैं। अगर आप ई बुक बनाते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं और उसको जो है ना वो थोड़ी सी उसकी एसईओ करते हैं, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे सेलिंग भी करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग सर्विसेज सेलिंग भी करते हैं। मैथ्यू वुडवर्ड का सुना हो आपने, तो वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज सेलिंग करते हैं। जितने भी बड़े बड़े एसईओ के ब्लॉग्स हैं उनका जो है सर्विस सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा है। सर्विस सेलिंग हम इसको फ्रीलांसिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि आप एक ब्लॉग बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट डालें, उसकी थोड़ी एसईओ करें, उसके बाद क्या करें कि उसको सेल कर दें, फ्लिप कर दें। ठीक, तो इस मॉड्यूल में जो है ना थोड़े से बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज जो है ना वो मैं थोड़े से क्लियर कर दूं ताकि आपको जब मैं इन वर्ड्स को बोलूं तो आपको समझ आए। एक निच होता है, निच को जो है ना सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये टॉपिक है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो वो निच हो गई। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो गूगल में हम या सर्च इंजन में जो कीवर्ड हम टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स को हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कीवर्ड्स के वेबिनार में होंगे। ठीक है, उसके बाद SERP, सार्प भी कहते हैं इसे। ये क्या होता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज या पेजेस जो है ना हमारे पास आते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपके पास 10 रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो एक पेज है। अगर आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो वो पेजेस में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेज होता क्या है, वेबसाइट के ऊपर पेज क्या होता है कि कोई भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसका एक यूनिक URL आपको मिल जाता है। ठीक है, वो URL में जो भी आपका जो है ना वो एक मेन डोमेन से हटके होता है वो आपका पेज होता है। इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, URL परमालिंक जो है ना वो डोमेन के साथ, डोमेन जो आपका होता है www.yourwebsite.com/blog। ठीक है, तो ये परमालिंक और URL में आ जाता है। कंटेंट और आर्टिकल ये होता है जो भी आपका जो है ना वो आपने लिखा हुआ होता है, जो आपने वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर जो आप पब्लिश करते हैं। ठीक है, बैकलिंक ये होता है कि किसी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक आ रहा हो। ठीक है, तो ये बैकलिंक्स और इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक जो है ना ये हम लिंक बिल्डिंग के जब सेशंस होंगे उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। PA जो होता है वो होता है पेज अथॉरिटी, होती है कि एक पेज है उसकी अथॉरिटी कितनी है। ठीक है,
अथॉरिटी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। डोमेन डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, कि डोमेन की अथॉरिटी कितनी है। पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट की सेम रहेगी, ठीक है। पीए जो है ना वो होम पेज का जो डोमेन है उसकी भी कोई ना कोई पेज अथॉरिटी होती है, और हर डिफरेंट जितने भी पेजेस हैं उनकी भी पीए होती है, ठीक है। उसके बाद साइटेशन फ्लो है, ट्रस्ट फ्लो मैट्रिसेस है। ये हम जो है ना इंशाल्लाह कीवर्ड सर्च में डिस्कस करेंगे कि CF, TF और PAD क्या है। जब हम कीवर्ड सर्च करेंगे तो इसमें जो है ना हम देखेंगे भाई हमारे कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो खैर बाकी जो है ना वो आपको जो है ना आसा मैं बताता रहूँगा। जब SEO नहीं थी तो फिर क्या था, तो जब SEO नहीं थी तो उससे पहले जब सर्च इंजन भी नहीं था तो बहुत कम लोग जो है ना वो ब्लॉग्स बनाया करते थे। शायद कोई बनाता हो लेकिन बहुत रेयरली, यानी कि अगर आप माजी में जाएं तो कोई नहीं बनाता था। तो लोगों ने जो है ना कंपनी के लिए जो है ना वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किए, लेकिन वहाँ पे जब सर्च इंजन नहीं था तो फिर लोग क्या करते थे, जो URL होता है, डोमेन होती है, उसको वो याद किया करते थे, ठीक है। जो भी वेबसाइट को उन्होंने एक्सेस करना होता है थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन सर्च इंजन में लिखते हैं तो वो आपको जो है ना वो कंटेंट उस लिहाज से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जब सर्च इंजन आया तो लोगों को पता नहीं था यार गूगल भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसको नहीं थे जानते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई SEO भी कोई चीज़ है, ठीक है, और उससे पहले कोई कंपटीशन भी नहीं था, लोग लिखते थे और रैंक कर लेते थे। जितने भी आज से 6-7 साल पीछे चले जाए तो कंपटीशन इतना खास नहीं था, ठीक है। अब तो अपडेट्स भी आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा हर बंदा जो है ना ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन ये है कि हर बंदा जो है ना उसके ऊपर काम कर रहा है। एक बंदे की 100 वेबसाइट्स भी होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, 200 ब्लॉग्स भी होते हैं, और डिफरेंट नीड्स में होते हैं। तो हर बंदा जो है ना वो रैंक करने की कोशिश करता है। तो पहले जो है ना वो बड़ा इजी था, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो जब लोगों को जो है ना सर्च इंजन का भी पता चला, ब्लॉगिंग का पता चला, तो उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उसमें ये नहीं देखते थे कि भाई बैकलिंक बनाना है, कीवर्ड डालना है, उन्होंने बस ब्लॉगिंग लिखनी है, जो उनको आता है उन्होंने बस लिखना है और पब्लिश कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। और लोगों का जो है ना आस्ता आस्ता फिर वो सर्च इंजन के ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ा कि यार गूगल जो है वो बड़े एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है, जो हमें चाहिए होता है हम गूगल में सर्च करते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरह जो है कंपटीशन भी हार्डर हो गया। SEO क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, मोज साहब कहते हैं कि इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक इंजन सर्च इंजन रिजल्ट्स, के जो गूगल में आप लिखते हैं, ठीक है, तो गूगल में जब आप लिखते हैं तो उसके लिहाज से जो है ना क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, जो सर्च इंजन से आपके पास आते हैं वो उस कंटेंट को तलाश रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे जाएंगे वो उस चीज़ को चाहते नहीं है कि मैं उसके बारे में पढूं, लेकिन कभी इंटरेस्टिंग चीज़ लग जाती है, पढ़ लेते हैं। गूगल में क्या होता है कि सर्च इंजन में लोग वो चीज़ें सर्च करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उससे आपको क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है कि बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आ जाती है सर्च इंजन से, ठीक है, और आपके पास क्वालिटी भी आ जाती है, ठीक। सर्च इंजन लैंड वाले कहते हैं कि SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट ऑन सर्च इंजन, ठीक है। जो सर्च रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, कोई भी गूगल में सर्च करता है तो जितने भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं उससे जो है क्या होता है कि हमें ट्रैफिक फ्री में भी मिलती है, ऑर्गेनिक भी मिलती है, एडिटोरियल और नेचुरल जो है ना वो ट्रैफिक हमें मिलती है सर्च इंजन से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सिंपल कर दूं कि मेकिंग या ऑप्टिमाइज साइट फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि उसके लिहाज से बनाना, ठीक है। तो मेकिंग ऑप्टिमाइजिंग साइट फॉर सर्च इंजन टू हेल्प यू रैंक इन शार्प फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, ठीक है। जो गूगल का फर्स्ट पेज है, अगर आप किसी कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी, अगर सेकंड पे है तो थोड़ी सी कम मिलेगी, बल्कि कभी कभी आपको मिलती भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पे है तो जितना आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जितने भी आपके जो है ना वो नंबर आता है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अगर आप टॉप 10 में हैं या फिर जो है ना वो आपका 9th नंबर पे 10th नंबर पे है तो थोड़ा सा कम होगा। तो वो यूज़र भी देखता है कि आपका टाइटल कैसा है, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ्री ट्रैफिक मिल जाती है, आपको पे नहीं करना पड़ता, और आपको ऑटोमेटिकली फ्री और ऑर्गेनिक जो है ना, और वो भी किसी किस्म की वो जो हम कुछ लोग यूज़ करते हैं कि वो फेक
ट्रैफिक यूज करते हैं, कुछ जो है सॉफ्टवेयर से करते हैं, कुछ बोर्ड्स होते हैं उनसे भी ट्रैफिक, तो ये बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिक होता है जो आपकी ब्लॉग की तरफ आते हैं, ठीक है। और यही हमें चाहिए होता है कि हमारे पास जो है ना वो लोग आए, जब हमारे पास हमारे ब्लॉग के ऊपर लोग आते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी सर्विसेज है अगर वो अफिलिएट है तो हमारी सेल्स होती हैं, सीपी ऑफर्स हैं तो हमारी सीपी ऑफर्स के ऊपर जो है ना वो जो है ना एक्शंस हो रहे होते हैं, अगर एडसेंस है तो उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सर्विसेज बेचने हैं तो भाई हमारे पास लोग आएंगे और सर्विसेज जो है ना वो बाय करेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो हमें जो है ना वो यही चाहिए होता है कि हमारा जो है ना वो जो ब्लॉग है, हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करे, हमारे पास ट्रैफिक आए और जो हमारा मकसद है वो हम उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना सर्च इंजन कैसे वर्क करता है इसमें बहुत बहुत डिटेल है, इसके ऊपर 3-4 वेबिनार भी कर लो तो कम है, ठीक है। और कोई एक्यूरेट भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकता भाई आप सर्च इंजन कैसे काम करता है और कैसे आपका जो है ना ब्लॉग रैंक करता है, ठीक है। ये तो हमने जो है ना वो प्रैक्टिस कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो है ना वो अपने तजुर्बे से जो है ना वो सीखा है भाई यार इस तरह करो तो इस तरह होता है, ठीक है। और लोगों ने जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़े ट्रेंड्स आ गए, थ्योरी में आ गए, वो आपके जहन में बैठ जाते हैं। बाकी जो है ना वो थोड़ा सा आपको बता दूं सर्च इंजन काम कैसे करता है, और ये थोड़ा सा जहन लगा के इसको समझिएगा, और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, थोड़ा सा बेसिक ऊपर ऊपर से बताऊंगा कैसे काम करते हैं, बाद में जो है ना आस्ते आस्ते हम इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हम सर्च इंजन को देखेंगे कि जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो क्या उसका रद्द-ए-अमल होता है, अगर हम कंटेंट पब्लिश करते हैं तो फिर उसका क्या रद्द-ए-अमल है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है वो बाद में डिस्कस करते रहेंगे। खैर, सर्च इंजन का जो है ना मकसद ये होता है कि जो यूज़र है या जो सर्चर है, जो बंदा कीवर्ड सर्च बार जो गूगल में है, google.com पर जाता है, सर्च बार में जो भी सर्च करता है, ठीक है। सर्च इंजन का काम है कि उसको जितने भी उस कीवर्ड जो उसने टाइप किया है उसके लिहाज से उसके रेलिवेंट वेब पेजेस वहां पर आ जाए, ठीक है। और वहां पे मिलियंस ऑफ आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है वो ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन है क्या, तो इसे आप ये ऐसे कह सकते हैं कि सर्च इंजन क्या है कि एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस ये होता है कि डेटाबेस में आप कोई भी डाटा डालते हैं और आप उसको जो है ना इजीली जो है ना उसको डाटा से जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना फाइल्स जो सी होती हैं या डाटा बहुत ज्यादा होता है, उसको आप जो है ना एक जगह पे रख लेते हैं जो रिलेटेड डाटा होते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है उनको डेटाबेस का पता है। तो डेटाबेस की तरह काम करता है कि डेटाबेस में इनकी चीजें होती हैं, जब हमें कोई भी चीज चाहिए होती है हम वो डेटाबेस से निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो वो डेटाबेस की भी एक साम है, डेटाबेस गूगल पे सर्च करें तो आपको आसानी हो जाएगी कि भाई डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस की तरह काम भी करता है और डेटाबेस की तरह है, बल्कि ये एक डेटाबेस ही है, ठीक है। तो थ्योरीज आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन आप ये समझे कि ये डेटाबेस है। तो डेटाबेस में यही होता है कि आप जो है ना कोई भी आप डाटा वहाँ पे इनपुट करते हैं, ठीक है, बैक एंड में, या फिर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है डेटाबेस का वो वहाँ पे डाटा पुट करता है, और जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो आपको जो है ना वो आपको वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है, वो आपको फाइंड कर देता है। और डेटाबेस का जो है ना यही मकसद होता है कि बहुत से रिलेटेड फाइल्स या बहुत रिलेटेड जो है डाटा है वो एक जगह पे जमा हो, ठीक है। तो डेटाबेस गूगल और डेटाबेस है उसमें सारे वेब पेजेस ही हैं, ठीक है। और जो है ना जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स का कंटेंट है, जितने भी हैं वो उसके डेटाबेस में शामिल है। सर्च इंजन क्या करते हैं कि ब्लॉग्स को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड कर देते हैं यूजर सर्च करता है, और जो है वो सर्च इंजन उसके रिलेटेड जो है ना वो फाइंड करता है वेब पेजेस, और उसके बाद जो है ना यूजर को शो कर देते हैं, ठीक है। और जो है सर्च इंजन जो है ना वो रिजल्ट जो शो करता है साथ में सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, वो दो बेसिस, जो मोटे मोटे दो बेसिस हैं वो मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ सर्च इंजन एवोल्यूशंस क्या क्या है, जिसको हम अपडेट्स कहते हैं कि गूगल ने कोई अपडेट निकाली है। अभी रिसेंटली एक अपडेट जो है ना वो आई भी है पेंगुइन की, ठीक है। तो सर्च इंजन के जो मेजर फंक्शन है उनमें जो है ना 3 फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना क्रोलिंग करते हैं। क्रोलिंग का मतलब ये है कि वो डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि
सर्च इंजन क्या करता है कि वो क्रॉल करता है जो भी वेबसाइट आता है, जो भी ब्लॉग सर्च इंजन के नजरों में आता है, वो क्या करता है उसको क्रॉल करता है, उसको डाउनलोड करता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करता है उसको इंडेक्स कर लेता है अपने डेटाबेस में। जब उसको इंडेक्स कर लेता है और हम कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल में जो डेटाबेस है, तो उससे जो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग उसने की होती है उसी के लिहाज से हमें सर्च रिजल्ट्स शो होते हैं। ठीक है, तो क्रोलिंग और इंडेक्सिंग में जो है सर्च इंजन के पास जो क्रोलिंग कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं बोट्स। ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, गूगल बोट्स, जो जिनका काम है कि वेबसाइट्स को जो है ना वो डाउनलोड करना है, उसको जो है ना वो क्रॉल करना है, वो उसने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी यही है कि बोट्स और जो क्रॉलर्स होते हैं वो साइट को डाउनलोड करते हैं और जो है डेटाबेस में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, गूगल बोट्स या जो सर्च इंजन है या जो डेटाबेस जो भी सिस्टम है सर्च इंजन का, वो डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उसको जो पहचानते हैं, ठीक है, वो HTML या उसको आप XML भी कह सकते हैं। तो HTML की जितनी भी कोडिंग्स हैं, अगर किसी को HTML का पता है तो गूगल जो सा है वो आपका कंटेंट वैसे नहीं समझ सकता जैसे कि यूजर समझते हैं, जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, जैसे ह्यूमन समझ सकते हैं। वो एक मशीन की तरह काम करता है, उसका काम ये है कि कोड्स को रीड करता है। ठीक है, तो जितने भी उसके पास वेबसाइट होता है उसका जो डाउनलोड भी करते हैं ना, वो डाउनलोड भी जो है ना वो HTML या XML जो है ना फाइल करता है, उसमें सारी HTML कोडिंग होती है। तो जो एक्चुअल साइट में होता है उसको थोड़ा सा मुश्किल बल्कि रीड ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। और कैसे रीड करते हैं कि गूगल बोर्ड्स जो से हैं या सर्च इंजन या डेटाबेस जो भी है वो कोड्स को रीड करते हैं। कौन से कोड्स को रीड करते हैं? HTML को। ठीक है, ये अगर आपको इमेज नजर आ रही है तो ये HTML लैंग्वेज में जो है ना कुछ कुछ जो है ना मैचअप हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, फिर टेक्स्ट HTML, फिर लिंक आ जाता है। तो जो HTML जानते हैं उनको पता होगा कि भाई HTML क्या चीज है। तो इस तरह की कोडिंग्स होती हैं और वो सिर्फ कोडिंग्स को रीड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कोडिंग्स को रीड नहीं करते हैं, हमारे पास कंटेंट आता है, वो CMS हमें हेल्प करता है या प्रोग्रामिंग जो है ना वो लैंग्वेज हमें हेल्प करते हैं कि वो हम उसको जो है ना जैसे कि हम देख रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर वैसे शो होता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स में जाएं तो आपके पास वो कोडिंग्स आ जाती है। वो कोडिंग्स जो है गूगल उनको रीड करता है। ठीक है, और उसी HTML फाइल में हम जो हमारे पास HTML कोडिंग है उसी में हम बताते हैं कि ये जो पेज का है वो टाइटल है, ये उसका जो है H1 टैग है, ये जो है वो alt टैग है, या फिर जो है हमारे पास ये इमेज है, ये हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ये जो है टाइटल है, ये हमारे पास H2 है, ये हमने जो है ना वो लिंक दिया हुआ, नो फॉलो लिंक दिया हुआ, डू फॉलो लिंक दिया, जो चीजें भी हैं जितनी भी कोडिंग्स में आ जाते हैं तो वो कोड्स ही रीड किए जाते हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो वो ये रीड करते हैं। थोड़ा सा आपको जो है ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वो कैसे आपकी वेबसाइट को देखते हैं। ठीक है, तो जब आपका जो है ना वो क्रॉल कर लेते हैं, आपको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इंडेक्सिंग में वो अपने डेटाबेस में जो है ना वो अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे शामिल हो जाता है। और जब भी कोई भी बंदा जो है ना जब सर्च करता है तो क्या होता है कि उसके लिहाज से जो है ना गूगल में आपके पास जो है ना वो सर्च रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो सर्च इंजन का जो है वो कोई भी हो, चाहे गूगल है, याहू है, बिंग है, उनका जो है ना वो जब आप कोई गूगल में सर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो डेटाबेस में उसका कंटेंट है, ठीक है, तो वो पूरे पेज को जो है ना वो छांटता है कि उसके टाइटल में क्या है, उसके H2 टैग में क्या है, उसके कंटेंट में क्या है, उसके पैराग्राफ में क्या है, उसके जो है ना इमेज का जो है ना वाल टैग है वो क्या है, ठीक है, जो लिंक जा रहा है वो क्या है, वो सब चीजों को समझता है और उसके बाद देखता है कि वो कोड्स को रीड करता है और कहता है कि यार ये जो है ना इस जो से सर्च टर्म है या इस कीवर्ड के लिहाज से ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो जो दो बेसिस हैं, बेसिस तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो मेन है वो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है रेलिवेंसी। उसको जो है हम कीवर्ड के साथ रेफर कर सकते हैं कि रेलिवेंसी ये होती है कि कितना जो है रेलिवेंट है उस कीवर्ड के जो हमने गूगल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितना रेलिवेंस होगा उस कीवर्ड के वो ऊपर शो होगा। उसके अलावा अथॉरिटी की भी आ जाती है। अगर आपकी रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है और आपके पास अथॉरिटी नहीं है और जो गूगल में फर्स्ट पेज पे जितने भी ब्लॉग्स और वेबसाइट्स और वेब पेजेस आ रहे हैं, अगर वो उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, उसकी रेलिवेंसी भी ज्यादा है,
तो आप मुश्किल से करते हैं रैंक उसके ऊपर, ठीक है। तो अथॉरिटी और ट्रस्ट जो है ना वो ज्यादातर हम बैकलिंक्स के साथ करते हैं। रेलिवेंसी जो है ना वो थोड़ा सा दोबारा इसको कर लें। क्या रेलिवेंसी में ये होता है कि जब गूगल में आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो मिलियन ऑफ वेब पेजेस वहां पे आ जाते हैं। तो गूगल क्या करता है कि वो देखता है अपने डेटाबेस में, देखता है वो कोड्स को रीड करता है और देखता है कि कौन सा पेज जो सा है वो इस सर्च टर्म के ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। अथॉरिटी जो सी होती है या सर्च होती है, गूगल जो है ना वो देखता है कि कितने वेब पेजेस ने इस पेज को लिंक किया हुआ है या इस वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये देखता है कि कितनी जो मजीद अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं उन्होंने जो है ना वो लिंक किया हुआ है। अथॉरिटी वेबसाइट्स कैसे बनती हैं? अथॉरिटी वेबसाइट्स को भी दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट्स से जो है वो लिंक मिल रहा होता है। मजीद जो है ना ये साइकिल चलते रहते हैं। अब आपके पास अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, उससे आपको लिंक मिल रहा है, तो आपकी वेब ब्लॉग जो है वो आपके अथॉरिटी बन रहा है। आप किसको लिंक करते हैं तो आप उसको जो है अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जो है वो अथॉरिटी जो है ना वो डीए डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, सीएफटीएफ, जिसको हम कलेक्टिवली पेज रैंक कहते हैं, ठीक है। जो पेज रैंक तो भी इसके ऊपर जो टूल्स बने होते खत्म हो चुके हैं, इसके ऊपर ब्लॉगिंग्स में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन गूगल जो है ना इसको कंसीडर अभी भी करता है, लेकिन वो अपने बैकएंड में अपने फायदे के लिए करता है, ठीक है। पेज रैंक में जितनी भी उसने जो चीजें मेंशन की हुई हैं कि यार ये चीजें हैं, और वो देखता है और उसके बाद जो है ना वो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट जो है ना वो ज्यादा अथॉरिटी रखती है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप जो है ना वो रैंक करते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि एक रेलिवेंसी होनी चाहिए आपके पास, एक अथॉरिटी होनी चाहिए। रेलिवेंस के ऊपर थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने कीवर्ड्स के ऊपर ही अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है, तो आपको रेलिवेंसी और अथॉरिटी जो बैकलिंक्स हैं उसका आपको थोड़ा सा जो है ना वो होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा व्हाई डू पीपल हेट मी, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वो 1,36,00,000 जो है रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इतने सेकंड्स में हमें दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट आ रही है वो 7cups.com है, ठीक है। अब इसके टाइटल में देखें यहाँ पे व्हाई डू पीपल हेट मी, ठीक है। तो इसने ब्रेड क्रम यूज किया। ब्रेड क्रम करने से जो है आपको इस तरह का यूआरएल नहीं नजर आता, इस तरह का यूआरएल नजर नहीं आता आपको, जो है इस तरह की कैटेगरी सब कैटेगरी जो है ना वो आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसका यूआरएल में जो है ना वो व्हाई डू पीपल हेट मी आएगा। अब इसके जो ये नीचे आ जाते हैं, ये तो परमालिंक है, ये टाइटल है, ये हमारे पास आ जाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। हम मेटा डिस्क्रिप्शन खुद भी सेट कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते तो गूगल ऑटोमेटिकली वो हमारे कंटेंट से उठा लेता है, वो समझ लेता है कि इसमें से ये कीवर्ड्स है और ये जो हमने सर्च किया उसके रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात समझे कि यहाँ पे टाइटल में इसके तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पे टाइटल में भी आ रहा है, ठीक है। और इसके जो है ना हमें मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, इसके परमालिंक में भी लाजमी होगा, इसके यूआरएल में भी ये कीवर्ड लाजमी होगा। ऊपर से जो है ना अगर हम इसके बैकलिंक्स देखेंगे तो बैकलिंक्स भी जो है ना वो अच्छे होंगे, इसके पास अथॉरिटी भी होगी, रेलिवेंसी भी है, तो सबसे दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब ये जो है ना crack.com है, डोमेन से पता चल रहा है काफी अथॉरिटी साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमें नजर नहीं आ रहा, हेट यू नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमें डू मी पीपल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अथॉरिटी की वजह से जो है ना, हालांकि गूगल की थोड़ी सी चीज गलत है, मजीद इसकी अपडेट्स आएंगी तो वो देखेंगे कैसे करेंगे। तो गूगल को तो ये देखना चाहिए कि भाई कितना जो है रिलेटिव रेलिवेंसी को ज्यादा देखना चाहिए, अथॉरिटी कम देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे अथॉरिटी को जो है ना थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। हालांकि व्हाई डू पीपल हेट, ठीक है, हालांकि मी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कि व्हाई डू पीपल हेट, ठीक है। तो मैच हो रहा है, इसको ऊपर आना चाहिए, इसके परमालिंक में भी आ रहा है, ठीक है। इसके मैसेज डिस्क्रिप्शन में डू पीपल हेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे व्हाई डू पीपल हेट मी, तो ये ऊपर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, इसके मजीद हम इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर बात करेंगे, तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद जो है अगर यहाँ पे व्हाई डू पीपल हेट मी, ठीक है, जो रेड में आ रहा है, और अगर हम परमालिंक में देखें व्हाई डू पीपल हेट मी, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है व्हाई डू पीपल हेट मी। तो ये रेलिवेंसी आ रहा है कि गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं, वो कोड्स को रीड करता है, डेटाबेस से निकालता है, वो आपकी साइट को समझता है, कीवर्ड्स देखता है, कौन कौन से एड्स हैं, किस तरह ऑप्टिमाइज हैं, और उसके बाद अथॉरिटी देखता है और उसके बाद आपके पास आ जाती है। तो ये रेलिवेंसी की बात है। अथॉरिटी के ऊपर बात करते हैं कि अथॉरिटी क्या चीज है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बराक ओबामा लिखा है, तो मेरे पास सबसे पहले जो वेबसाइट आई है
वो CNN.com की है, ठीक है, और वो मुझे दिखा रहा है कि इन द न्यूज़ में है। अब हालांकि जो है ना मुझे इसके टाइटल में ओबामा ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि इसके जो से है वो यहाँ पे अगर मेटा डिस्क्रिप्शन देखो बैरक ओबामा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट कौन सी आ रही है, विकीपीडिया की आ रही है, जो काफ़ी अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वेबसाइट्स ऊपर आ रही हैं। अब ये देखें इसका रिजल्ट, अगर हम इसको देखते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और है और इसका रिजल्ट कुछ और है, ठीक है। तो ये भी हम इस इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। तो अब यहाँ पे जो है ना CNN.com है, ये ऊपर क्यों है, फर्स्ट रिजल्ट जो है ना उसके भी ऊपर क्यों है, इतना जो है ना अथॉरिटी के साथ मेरे पास क्यों शो हो रहा है, वो हम देखते हैं। CNN.com मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने जो है ना इसका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी देखा, तो इसकी पेज अथॉरिटी है 72 और डोमेन अथॉरिटी है 98, ठीक है। तो ये 1 to 100 होता है, तो मतलब इसका ये है कि काफी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है। विकीपीडिया देखेंगे, विकीपीडिया की भी बड़ी ज्यादा जो है ना वो अथॉरिटी होगी, उसका डीए भी ज्यादा होगा, पीए भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम जो है ना बैकलिंक्स के ऊपर आ जाते हैं। ये तो मोज की तरफ से डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है, वो उसके अपने जो है ना वो तरीका है कैसे उसको पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, कैसे उसको अथॉरिटी देता है, ठीक है। अब डोमेन्स के ऊपर जाए तो हमारे पास जो है ना मैजेस्टिक हमें बता रहा है कि जो रूट डोमेन है, यानी कि CNN.com कर लें, ठीक है, एडिशन CNN.cnn, तो एडिशन जो है ना ये है सब डोमेन है, ठीक है, सब डोमेन ये है। और यूआरएल क्या है कि पॉलिटिक्स जो आपके पास मुकम्मल वेबसाइट आ रही है, ठीक है, वो जो है ना आपके पास यूआरएल आ रही है, ये रूट डोमेन है, रूट डोमेन है CNN.com, ठीक है। सब डोमेन क्या है, edition.cnn.com, यूआरएल क्या है, क्या http edition.cnn.com/politics, ठीक। अब यहाँ पे रूट डोमेन्स में देखें कि इसका जो साइटेशन फ्लो है, ट्रस्ट फ्लो, ये भी अथॉरिटी को जो है ना वो शो करता है। इसको मजीद डिस्कस करेंगे, अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको पता चलेगा साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो क्या होता है। लेकिन हम अगर नॉर्मल देखें तो 90 है और 93 है, मतलब इसकी जो साइटेशन फ्लो है वो भी ज्यादा है और ट्रस्ट फ्लो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल बैकलिंक्स देखें रूट डोमेन्स के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा है। रेफरिंग डोमेन्स के कितनी डोमेन्स है उनको बैकलिंक्स आए हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। तो मतलब यह है कि ये एक अथॉरिटी वेबसाइट है, अथॉरिटी भी है आपके पास, रेलिवेंसी भी है, तो आप क्या होता है कि आपकी वेबसाइट शो हो जाती है। रेलिवेंसी में हम क्या करते हैं, हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, और अथॉरिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद ये कि एसईओ से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि निच ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एडसेंस एफिलिएट है जो मैंने आपको पहले दिखाया बताया, ठीक है, सीपी है, रैंकिंग है, पेड पोस्ट है, ये वो। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो एसईओ करते हैं, रैंक करते हैं और आप उससे अर्निंग करते हैं। उसके बाद लोकल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो सिटी वाइज होते हैं, आप उस तरह की साइट बना सकते हैं, उसको लोकल बिजनेस में रैंक कर सकते हैं, ठीक है, और उससे आपको अर्निंग आ रही होती है। या फिर आप ये कर लें कि आप क्लाइंट के लिए काम कर लें, या क्लाइंट के लिए एसईओ करें, या फिर आप इसको फ्रीलांसिंग के लिहाज से भी दे सकते हैं कि ये तो मुकम्मल फ्रीलांसिंग में तो लाइक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, आप बैकलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल मीडिया फला फला जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो आप जो है ना वो सारा फ्रीलांसिंग में दे सकते हैं। उसके बाद रैंक एंड रेंटल है, एलेक्स बेकर का बहुत बहुत थैंक यू कि जिसने इसका मुझे आइडिया दिया। तो रैंक एंड रेंटल में ये होता है कि आप जो है ना वो एक वेबसाइट को रैंक करते हैं, ठीक है, चाहे वो लोकल बिजनेस के लिए हो या किसी सर्विसेज के लिए हो, आप उसके लिए रैंक करते हैं, तो ऑलरेडी रैंक हो रही होती है, तो आप क्या करते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं किसी उस बंदे को जिसको जो है ना वो कस्टमर बायर्स चाहिए होते हैं। आपके पास वो चीज मौजूद नहीं है, आपके पास सर्विस मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आपके पास बिजनेस मौजूद नहीं है, लेकिन जिसके पास है आप उसको कहते हैं कि भाई मैं आपसे जो है ना वो $1000 या $2000 या $500 जो है मैं आपको पर मंथ चार्ज करूंगा, आप जो है ना प्रोडक्ट अपने यहाँ पे कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि रैंक कर दें और रैंक करने के बाद क्या कर दें, उसको बेच दें, उसको सेल कर दें, उसको फ्लिप कर दें, ठीक है। flippa.com के ऊपर जितनी भी वेबसाइट है उसका यही तकरीबन काम होता है। एक तो हमारे पास जो टाइप ऑफ एसयू में आ जाता है वो एक नीचे से एसयू आ जाती है। उसमें क्या होता है लाइक ब्लैक हेड और वाइट हेड से जो है ना वो ज्यादातर बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा भी जो है ना वो होती है। एक तो लोकल एसयू होती है, क्लाइंट एसयू होती है, इंटरनेशनल एसयू भी होती है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो लोकल एसयू के जो है रिलेट कर जाता है। उसके अलावा जो है हम एडसेंस के लिए करते हैं या एफिलिएट बेस करते हैं, ठीक है। तो
लोकल एसईओ करें या आप एफिलिएट बेस्ड ब्लॉग के एसईओ करें, एडसेंस ब्लॉग करें, तो इनमें डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। और वो आपको पता चल जाएगा। कीवर्ड देखें तो कीवर्ड तीनों में डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं, ठीक है। जो इसमें बैकलिंक स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो कंटेंट लिखा जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो डोमेन देखी जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। जो इसमें साइट स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है, सारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम हर निच के लिहाज से भी हम देखते हैं कि निच के लिहाज से हम कैसे डिजाइन, कैसे कंटेंट चीजें वगैरह करते हैं। लास्ट चीज जो हमारे पास रह जाती है वो रह जाती है सर्च इंजन एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। रेवोल्यूशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। रेवोल्यूशंस ये होती हैं कि आपके पास जो है ना वो क्या करता है कि मजीद जो है ना इम्प्रूवमेंट लेकर आता है सर्च इंजन जो है ना अपने अंदर, कि मैं मजीद अच्छे से अच्छा रिजल्ट दूं। क्योंकि ये एक चीज बात याद रखने वाली है कि गूगल जो है वो उसको बेशक इंसान चलाते हैं, लेकिन गूगल इंसान नहीं है, ठीक है। वो एक मशीन है, ठीक है। ना ही वो इंसान की तरह काम कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि वो क्या करता है, वो कोड्स रीड करता है, व्हाट इज एक्चुअल ऑन द साइट वो रीड नहीं कर सकता, ठीक है। हमें कोडिंग के जरिए उसको बताना पड़ता है कि भाई ये चीज इसके लिहाज से है। हम आल्टेक जो इमेजेस के लिए यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं, हालांकि टेक्नोलॉजी कुछ हैं जो इमेज को करते हैं, लेकिन गूगल को जरूरत ही नहीं है। गूगल कहता है यार मुझे आल्टेक में बता दो कि ये किस चीज के बारे में, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो उसको इतनी मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं है कि वो जो है ना वो इमेज को ट्रेस करे, ठीक है। तो सारा कुछ जो है ना वो कोडिंग के जरिए हम बताते हैं। कोडिंग्स कैसे होते हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी बात होंगी डिटेल में, ठीक है। तो रेवोल्यूशन आते रहे हैं और गूगल का जो है ना वो हमेशा यही ख्वाहिश रही है और यही उसकी कोशिश रही है कि वो अपने सर्च विजिबिलिटी को जो है ना वो इम्प्रूव करे। जो सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने वो बताया कि 30 को ज्यादा अहमियत दे रहा है, रेलेवेंसी को थोड़ी सी कम दे रहा है, ठीक है। जो मैंने रेलेवेंसी में दिखाया था वाई डू पीपल हेट मी तो थोड़ा सा जो है ना वो इसमें खामियां हैं जो आस्ता आस्ता जो है ना वो मजीद कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल चलता कैसे है, गूगल ने सर्च इंजन कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या मकसद है, तो उसका यह है कि भाई वो मिलियन ऑफ डॉलर जो है ना वो इससे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एड्स एडवर्ड गूगल एडवर्ड जो है हम वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ये चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आपने एड्स देखे हो तो हम वैसे मार्केटिंग करते हैं। और क्या होता है कि हम गूगल जो है ना वो उसमें तो कुछ पैसे रखते हैं और कुछ पैसे वो ब्लॉगर्स को दे देते हैं जो पब्लिशर्स होते हैं, जो हम लोगों ने करना है। अगर हम एडसेंस के लिए काम करते हैं तो पब्लिशर्स हैं, हम अपने वेबसाइट के ऊपर देंगे, उनको ट्रैफिक मिलेगी, उनको क्लिक्स मिलेंगे, उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, गूगल को भी फायदा होगा, ठीक है। तो गूगल ने जो है ना वो जाहिर सी बात है कंपटीशन में अगर आप आते हैं, अगर आप सर्च इंजन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने आगे निकलना है और अगर आपने यूज़र को जो है इंगेज रखना है, मजीद यूज़र को लेकर आना है, मजीद उन बंदों को लेकर आना है जो गूगल एडवर्ड में, जो पेड एडवर्टाइजमेंट में जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना गूगल जो है ना वो कर रहा है। जैसे कि फेसबुक की बात कर ले तो वो अपडेट लेकर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो चीज़ समझने वाली है कि जो गूगल है वो क्या करता है कि वो इम्प्रूवमेंट करता रहता है। वो अपने सर्च इंजन रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं उनको जो है ना वो कर रहा होता है। वो जो सर्च इंजन का क्रॉलिंग इंडेक्सिंग का जो सा फंक्शन है, ठीक है, उसका रैंकिंग का जो फंक्शन है, उसको कंटेंट का समझने का जो फंक्शन है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो क्या करते हैं कि वो गूगल जो है ना वो इम्प्रूव करते रहता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब गूगल में न्यू चीज़ ऐड हो जाती है जो पहले नहीं मौजूद होती, उसको हम कहते हैं कि ये गूगल एल्गोरिथम में जो है ना वो अपडेट आ चुकी है, ठीक है। तो गूगल जो अपडेट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे काम की 3-4 ही हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना वो आपको बता दूं कि 2003 में जो है ना फ्लोरिडा गूगल फर्स्ट अपडेट आई थी। और जो हम कीवर्ड स्टफिंग करते हैं कि भाई एक कीवर्ड जो है ना वो 20, 30, 40, 50 दफ़ा भी जो है ना वो अपने वेब पेजेस में लगा देते थे, उससे रैंकिंग हो जाती थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फ्लोरिडा का जब आया तो उसने देखा कि यार कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, तो उसके लिहाज से जो है इसने अपडेट रखी और जो कीवर्ड स्टफिंग करते थे उनको पेनलाइज करने की कोशिश की, उसको रैंकिंग ना देने की कोशिश की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कीवर्ड के ऊपर, रेलेवेंसी के ऊपर काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनको पेनलाइज ही करना पड़ा, क्योंकि जब कीवर्ड उसमें आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कीवर्ड स्टफिंग का जब फायदा हो रहा था तो उसको हैंडल करना मुश्किल था, ठीक है। तो बिग डैडी हमारे पास आया, उसने जो है ना वो क्या किया कि रिडायरेक्ट्स जो हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, या टेक्निकल इश्यूज, या फिर जो है ना यूआरएल कैसे हैंडल करना है, गूगल ने कैसे समझना है यूआरएल
को कैसे समझना, उसके लिए बिग डैडी जो है 2005 दिसंबर में आया था। ठीक है, ये भी आपके काम की चीज़ इतनी खास नहीं है आपके लिए, अभी आपके लेवल के लिए बात कर रहा हूँ कि कैफीन जो है ना वो आई थी, उसने जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गूगल का था उसमें जो है ना वो लेकर आए, तो ये गूगल में जो है ना वो हुआ, तो इससे इतना खास जो है ना हमें जो है ना ब्लॉगर्स को इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, पांडा से हमें बिल्कुल फर्क पड़ा। पांडा मेन चीज है जिसके ऊपर आपने देखना है, एक है पांडा है और एक है पेंगुइन। ठीक है, ये दो अपडेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है ना आपने देखना है और इसके अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, बाकी और भी काफी मोबाइल फ्रेंडली अपडेट्स हैं। ठीक है, और कुछ जो है ना बिग मार्वल्स काफी ज्यादा है, लेकिन पांडा जो है ना उसके ऊपर आपने देखना है कि पांडा क्या चाहता है। पांडा का जो है मेन फोकस है ना वो तो एक ये है कि आपकी जो कंटेंट है, ठीक है, अगर वो कॉपी है तो पांडा उसे देखेगा। ठीक है, अगर वो स्पिन है तो वो कंटेंट जो है ना पांडा देखेगा। वो यूनिक है नहीं है वो ये पांडा देखेगा। वो कितना लो क्वालिटी कंटेंट है या थिन कंटेंट है, ठीक है, या फिर जो है वो कितनी ऑनलाइन जो है ना वो कंटेंट के लिहाज से जितने भी इश्यूज हैं, पांडा उसको जो है ना वो करते हैं। 2001 में आया पांडा की एक अपडेट नहीं, ये आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, मजीद आते रहेंगे और ये पता नहीं कब तक आते रहेंगे और सर्च इंजन जो है ना वो इम्प्रूव करता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग थिन कंटेंट यूज करते थे, स्पिन यूज करते थे, कॉपीड कंटेंट यूज करते थे, उसको मैनिपुलेट करते थे, उनको जो है थोड़ा सा धचका लगा था जब पांडा की अपडेट आई थी। पेंगुइन जो है ना वो इसके ऊपर डिटेल है, लेकिन इसको जो है ना हम अगर देखें तो सबसे जो इसका मेन फोकस है पेंगुइन का वो बैकलिंक्स के ऊपर है। ठीक है, जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं, लेकिन हर बैकलिंक्स के ऊपर ये नहीं देखता, ये उन बैकलिंक्स को देखता है जो स्पैमिंग होती है। ठीक है, तो बैकलिंक्स भी जो है ना एक तो हम रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाते हैं, हम हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बनाते हैं, तो हम जो है ना वो सेव हैंड में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्पैमिंग भी हो और इरेलीवेंट भी हो, अगर मेरा जो है ना वो हेल्थ का ब्लॉग है और मैं बैकलिंक जाके बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ब्लॉग के ऊपर या एसईओ के रिलेटेड कर रहा हूँ, तो वो जो है ना वो सेंस नहीं बनती। लेकिन अगर मैं हेल्थ के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना या कोई और वेबसाइट है या फिर मेरी वेबसाइट है स्किन केयर के ऊपर, लेकिन अगर मैं हेल्थ से ले लूँ तो रिलेट कर जाता है, हेल्थ और स्किन जो है रिलेट करता है, तो वो रेलिवेंट बैकलिंक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने हाई अथॉरिटी वेबसाइट से हमें लिंक मिल रहा है। ठीक है, तो पेंगुइन जो है ना उसका बैकलिंक से जो है अगर, और यही दो चीजें, एक तो पांडा है आपके पास, ठीक है, जो आपका कंटेंट देखता है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और बैकलिंक जो है ना वो अच्छे होने चाहिए, दैट्स ऑल। आपको मजीद जो है ना इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमिंग बर्ड भी था, इसमें जो है ना हम कंटेंट के ऊपर बात करेंगे कि जो सेमेंटिक्स वर्ड्स आ जाते हैं या एलएसआई वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स आ जाते हैं और जो मीनिंग्स आ जाते हैं उसके लिहाज से जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप जो है ना गूगल में खुद अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकल हम एसईओ करते हैं उसके लिहाज से जो है ना हम देखते हैं कि वहाँ पे मैप्स आते हैं, अगर किसी को पता हो कि लोकल एसईओ क्या होती है तो उसके लिहाज से आया। ठीक है, तो ये हम लोकल एसईओ लेनी है तो ये जो है ना हमारे इतने लिहाज से नहीं है। ठीक है, अब पांडा जो है ना उसका न्यू वर्जन आया, ठीक है, न्यू अपडेट आई, उसको हम 4.1 कहते हैं। ठीक है, जो 23 नवंबर 2014 को आए, उसने भी यही किया कि जो है वो कंटेंट को देखा और उसने जो है ना मजीद उसमें चीजें इंप्रूवमेंट की, मजीद कंटेंट को समझने की कोशिश की। ठीक है, और उससे जो है ना वो रेलिवेंसी में भी फर्क आया। ठीक है, सर्च रिजल्ट में भी पेज आया और गूगल का जो है ना वो साइटों को समझने भी आया। ठीक है, उसके बाद दोबारा पेंगुइन हमारे पास आई। ठीक है, और उसने जो है ना वो बैकलिंक्स के ऊपर भी जो है ना उसको मजीद किया, उसके साथ मजीद जो है ना वो सर्च रिजल्ट जो है ना उसको थोड़ा सा अफेक्ट किया। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली हमारे पास अपडेट है कि वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, और ये तो हमारे लिए है, लेकिन सर्च इंजन के लिए ये थी कि सर्च इंजन से जो है ना मोबाइल से कैसे जो है ना वो आते हैं, ठीक है, ट्रैफिक कैसे आती है, कैसे सर्च करते हैं, ये उसका अपना सिस्टम है। उसके बाद पांडा अपडेट आई, फिर दोबारा आई। ठीक है, मजीद उसमें जो है ना वो चेंजेस आई और मजीद उसने सर्च इंजन को जो है ना रैंक सर्च इंजन को जो है ना वो अफेक्ट किया, तो बहुत से साइट जो उसने पेनलाइज की। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रैंक ब्रेन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो न्यू रैंकिंग सिग्नल्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, और उसमें जो है ना मशीन लर्निंग जो कंटेंट को समझने की सलाहियत है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आई, सर्च जो गूगल बोट्स के अगर आप कह सकते हैं।
ठीक है, उसको रिलेट कर सकते हैं कि गूगल बॉट्स को जो है ना वो समझने में जो है ना वो आया, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल है। तो इसको जो है ना आपने सिर्फ जहन में रखना है, और दो चीज़ें ज़्यादा जहन में रखनी है। एक तो आपने पैंडा को जो है ना जहन में रखना है कि वो कंटेंट के लिए कंटेंट को देखता है, ठीक है। उसके अलावा पेंगुइन है, वो क्या देखता है, वो बैकलिंक्स को देखता है, ठीक है। तो आपने जो है ना इन दोनों से ज़्यादा बचना है, बाकी जितने भी अपडेट्स हैं उससे भी आपने बचने की कोशिश करना है। अभी जो है ना वो आपके पास मेरे ख्याल से 27 ऐप को आया मैंने पेंगुइन 4.0, और ये रियल टाइम अपडेट है। तो इससे जो है ना जो इवेंट ब्लॉगिंग का अगर किसी कॉन्सेप्ट है तो उसको थोड़ा सा अफेक्ट काफ़ी होगा, लेकिन ये है कि इसमें एक ये चीज़ है कि ये पूरी वेबसाइट को जो है ना वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। जो जो इसके अपडेट के लिए अगेंस्ट आएगा वो पेज को जो है ना ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ आ गई है कि पूरी वेबसाइट को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा जितना वो पेज को कर रहा है, ठीक है। बाकी फिर भी ये जो है ना वो रेड अलार्म है हमारे लिए कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी वेबसाइट के क्या क्या लिहाज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू है, अगर आप इसके ऊपर मजीद सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। तो अपडेट के ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन ये कि आपको मेन आइडियाज़ मिल जाएंगे। गूगल जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है ना वो अपडेट्स करता रहा है, और सिर्फ यही नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो अपडेट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं आपको वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहाँ से आप जो है ना वो इसको मजीद जो है ना डिस्कस कर सकते हैं और क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये तो लाइक हो गया। अभी थोड़ा सा कोर्स के ऊपर आ जाते हैं कि भाई ये कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये आसान है क्या मुश्किल है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये इजी नहीं है, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने जो आईटी सुपर में ज़्यादातर किया है वो क्या किया, मैंने फाइवर और यूट्यूब के ऊपर रखा, क्योंकि ये आसान मेथड्स हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि यार फाइवर यूट्यूब बहुत मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि उसको दोबारा सोचना चाहिए कि ब्लॉगिंग और एसईओ की फील्ड पे जो ब्लॉगिंग तो खैर आसान है, कंटेंट लिखना आना चाहिए, डोमेन और होस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो जब एसईओ की बात आ जाती है तो फिर वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एसईओ जो है ना इतना मुश्किल नहीं है। एसईओ में जो है ना वो ये चीज़ है कि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करूँ या एक अपडेट के ऊपर बात करूँ तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कीवर्ड रिसर्च की टाइप्स के ऊपर बात करूँ, मैं एसईओ की टाइप्स के ऊपर बात करूँ, तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है ना वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कंटेंट लिखना, फिर उसको अपडेट करना, फिर जो है ना बैकलिंक की सोचना, फिर ये करना, फिर वो करना, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रेडी हैं तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप जो है ना वो कोई चीज़ जो है ना वो आप कोई शॉर्टकट करें, कोई ट्रिक इस्तेमाल करें आपकी जो है ना वेबसाइट रैंक हो जाए और आपको जो है ना वो अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई 1 2 3 है, तो अगर बहुत आसान है, तो लिटरली मैं कहता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि जितना समझना चाहिए। मैं आपको जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई आप इस चीज़ के बारे में नहीं आए, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपको जब मुश्किलात पेश आए और आप कहें कि भाई शुजैब शफी ने तो कहा था बड़ा आसान है और ये तो ये चीज़ है, तो बाद में आप ये नहीं कहें कि भाई आपने जो है ना हमें मिसगाइड किया था कि भाई बड़ा आसान है और हमने जो है, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि एक दीवार है उसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो आप उस लिहाज से जंप करते हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ बहुत आसान है, और लेकिन वो आसान नहीं है। उसकी जो सी ना वो दीवार की जो सी हाइट है वो ज्यादा है, तो आप जंप करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि यार इतनी ऊंचाई है, तो फिर जब आपको पता लगेगा कि मुश्किल है तो आप उस लिहाज से अपने आप को रेडी कर सकते हैं, आप उस लिहाज से नॉलेज को गेन करते हैं, उस लिहाज से आप हार्ड वर्क करते हैं और उस चीज़ को जो है ना वो आप हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सच बता रहा हूँ इतना आसान नहीं है, मैं फेस कर चुका हूँ, मुझे पता है मुझे क्या क्या जो है ना बर्दाश्त करना पड़ा, क्या क्या मुझे जो है ना वो फेलियर्स पेश करने पड़े, क्या क्या जो है ना वो दुख दर्द पेश करना बर्दाश्त करना पड़ा जब रैंकिंग नहीं होती, ठीक है, और आप लगे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि लाइक ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी है,
ठीक है। सबसे पहले तो टाइम है, उसकी तो हम प्राइस लगा नहीं सकते। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में आ जाएं कि भाई कितने पैसे लगेंगे, तो कम से कम जो है ना वो $10 आपके आ जाते हैं, ठीक है। सस्ती भी मिल जाती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं, लेकिन एवरेज जो है ना वो ये है कि $10 यानी कि 1,000 आपका डोमेन पे लगेगा, जो आपको हर साल जो है ना 1,000 उसके लिए करना होगा। होस्टिंग भी आपको जो है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग जो प्लान होते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी ट्रैफिक होती नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप जो है ना स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। तो 2,000 आपका जो है ना वो ये हो गया, ठीक है। अगर आप थीम लेते हैं तो तकरीबन जो है ना तकरीबन जो है वो $40 का मिल जाता है, 4,000 का एक थीम मिल जाता है, और वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। बाकी ये ऑप्शनल है कि अगर आप प्लगइन यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना $10 से $100 तक भी आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको पेड प्लगइन्स की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको ये जरूरत है तो वो फ्री की जरूरत है, आप फ्री यूज करें, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल राइटर जो है ना वो आप 10,000 से लेकर 40,000 तक आप पर मंथ आपको जो है ना पे करना पड़ता है। क्वालिटी डिपेंड करता है कि जो है आर्टिकल राइटर है उसका जो सा कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो लिख कैसे रहा है, तो उसके लिहाज से जो है ना वो प्राइस होता है। तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आर्टिकल राइटिंग सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसकी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा न्यू चीज़ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगी। तो इंग्लिश थोड़ी सी आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर। बाकी ब्लॉग के लिए लिखना कैसे है और विजिटर के लिए कैसे लिखना है और सर्च इंजन के लिए कैसे लिखना है, दोनों में फर्क आ जाता है। तो दोनों में बताऊंगा कि भाई दोनों के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई भाई नहीं लिखना चाहता, बहुत लेजी है, नहीं करना चाहता, तो भाई ऑप्शनल है कि $100 से लेकर $400 वो कर सकते हैं, ठीक है। पेड टूल्स जो से हैं जैसे कि एस एम रश है, एच रेफ है, मैजेस्टिक है, लॉन्ग टेल प्रो भी है, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स टूल भी हैं हमारे पास। उसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। कुछ कीवर्ड्स रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं हम, कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ डोंट गिव अ डैम टू इट, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आपने बिल्कुल भी जो है ना इसके ऊपर नहीं आना, ठीक है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं पेड टूल्स के ऊपर जाऊंगा उनके लिए कि जिनको पेड टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फ्री टूल्स के जरिए वही काम दिखाऊंगा जो पेड टूल से होते हैं। लेकिन फर्क ये होगा, पेड टूल से आप 2 घंटे में एक काम कर लेंगे, लेकिन अगर आप फ्री टूल की बात करें तो वो 2 दिन आपको लग सकते हैं, ठीक है। तो पेड टूल से ये होता है कि या टूल से जो है ना आपको ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। मशीन आपको जो है ना वो खुद कर देता है। जैसे कैलकुलेटर की मिसाल ले लें, आप खुद करने बैठे तो आपको मुश्किल होती है, अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपको जो है मिनटों में बल्कि सेकंड्स में जो है आपको आंसर दे देता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं फ्री मेथड्स बता दूंगा कि भाई कैसे आप कीवर्ड रिसर्च फ्री टूल्स के साथ करेंगे, कैसे आप बैकलिंक्स बनाएंगे, कैसे आपने जो है ना वो चीज़ें करनी है, जितने भी टूल्स यूज होंगे। तो टूल्स पेड भी दूंगा, ठीक है, उनके लिए जो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फ्री भी बताऊंगा, फ्री इसलिए भी बताऊंगा कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी ईजी हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये कीवर्ड रिसर्च कहाँ से हो रही है। अगर ये मुझे ये कैसी बता रहा है, ये कंपटीशन बता रहा है, तो किस वजह से मुझे बता रहा है, ठीक है। तो पेड टूल्स जितने भी यूज होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि टूल्स काम कैसे करते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। बाकी थीम और प्लगइन्स जो है ना अगर आपको कोई चाहिए भी होंगे तो वो आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। और कैसे मिलेंगे वो इंशाल्लाह जब थीम की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पेड थीम फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, हंस रहे होंगे। मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, किसी से प्रोवाइड करवाऊंगा। खैर, काफी लोग सोचते हैं कि भाई मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, चैट भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, मुझे कंफर्म करें, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं, मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को कि मैं बोल ही जा रहा हूँ सिर्फ? अच्छा अच्छा, शुक्र है, मैंने समझा वैसे ही बोलता रहूँ। खैर, तो ये आपका जो है ना ये आपने खुद डिसाइड करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है ना बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि इंटरनेट को कैसे यूज करना है, ठीक है, और ये आप इंटरनेट
यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट यूज करने का रिलेट जो है ना वो सर्च इंजन से ही करता है। गूगल पे आप सर्च करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हर चीज मैं नहीं बता सकता, कुछ चीजें आपको खुद जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। तो आपको जो है ना बेसिक नो हाउ होना चाहिए कि भाई आपके पास इंटरनेट हो, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी अर्निंग सोर्स है कोई और बैकएंड के ऊपर, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, जो भी आपके पास है, अगर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो तो फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई इस फील्ड में आओ, क्योंकि आपको वो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको हार्डवर्कर और पैशनेट होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, तो मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम कंज्यूमिंग जो करनी होगी। आपको आप बहुत ज़्यादा सीख लोगे, बहुत ज़्यादा सीख लोगे, लेकिन आपको फिर भी लगेगा कि यार मैंने आज कोई नई चीज़ सीखी है, ठीक है। ये एक ऐसी फील्ड है, तो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, पैशनेट भी आपको काम की तरफ होगा। अगर आप लेजीनेस शो करेंगे तो ये आपकी फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेडी हैं कि आप फेलियर का सामना कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एक दफा, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10 दफा भी अगर आप फेल हो जाए तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर आप जो है इस चीज के ऊपर आए। मेरे ख्याल से मैं आपको कुछ ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ यू कैन वर्क फ्रॉम 7 months to 1 year विदाउट अर्निंग अ पेनी, अगर आप 1 साल या 7 महीने, एवरेज बता रहा हूँ, 7 महीने आपको लग जाएंगे, ठीक है। पहले भी आप अर्निंग हो सकती है, ये भी बात नहीं है, लेकिन आपको जो है ना एक पीक तक जो है ना 7 मंथ 1 साल तक आप लोग को लग सकता है, क्योंकि आपने एक चीज की नहीं हुई है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको मुश्किलात पेश आएंगी, आपको जो है ना बहुत ज्यादा चीजें एक वक्त में करनी पड़ेंगी, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे पता है यार, मैंने ये कीवर्ड है, मेरे पास ये कंटेंट है, ये पकड़ा, ये डाला, ये वर्ड में पब्लिश किया, ये इसका यूआरएल बना दिया, ये कर दिया, सोशल मीडिया पे दे दिया, बैकलिंक बना दिया, वो तो मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो, उसको थोड़ा सा मुश्किलात होती है, तो टाइम उसका ज्यादा कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू जिसको पता होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचे कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कम से कम 1 मंथ 2 मंथ बाद मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको 1 साल तक भी वेट, मैंने पर्सनली 8 से 9 महीने वेट किया, उसके बाद ही मुझे कुछ मिला है, ठीक है। 8-9 महीने काम करने के बाद मुझे कुछ मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला है, ठीक है, और जो मेहनत की है उसका फल ही मिला। खैर, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं फिर ही आए, ये आपने जो हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि भाई किसी ने अगर स्क्रीन शॉट शेयर कर दिया कि भाई मेरा एडसेंस से इतने कमा लिए, कहता है यार ये बंदा कमा रहा है, ठीक है, इतने कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। हालांकि वो ये नहीं देता कि वो कितने सालों से लगा हुआ है, कितनी उसने मेहनत की हुई है, कितना उसने कंटेंट दिया हुआ है, कितने उसने बैकलिंक में मदद की है, कितना उसने दिमाग खर्च किया है, उसके बाद जो उसने वो जितने भी डॉलर्स जो है ना $1000 $100, ठीक है, जितने भी अर्न किए हैं, तो उसने मेहनत के बाद किए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यार इसने कमा लिया तो मैं भी जो है ना काम स्टार्ट करूँ, मुझे आ रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, अगर आपका इंटरेस्ट मैटर नहीं करता तो आप इस फील्ड के ऊपर नहीं आए, ठीक है। हर फील्ड में मैं समझता हूँ कि हर फील्ड का स्कोप है, हर फील्ड में पैसा है, ठीक है। बेसिकली हम पैसों के लिए कर रहे हैं, तो हर फील्ड में पैसा है, लेकिन ये है कि आपको जो है ना वो आपकी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड है ब्लॉगिंग में, फिर करें। मैंने यूट्यूब के ऊपर काम किया, फाइबर के ऊपर काम किया, सीपीए काम किया, इतना किया, पता नहीं क्या क्या किया, बड़े उल्टे उल्टे काम किए, मेरा दिल कहीं नहीं लगा। मैंने ये भी नहीं है कि मुझे फेलियर हुआ मैं छोड़ के आ गया, मुझे जब सक्सेस मिली मुझे मजा नहीं आया, मैं छोड़ गया। ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर बोर नहीं होता, मैं इसमें जो है ना वो मजा मुझे आता है, मैं जब भी कंप्यूटर भाई ये कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मजीद चीजें सीखने को भी दिल करता है और काम करने को भी दिल करता है। लेजीनेस इतनी खास नहीं होती, ठीक है, कभी कभी लेजीनेस आ जाती है, लेकिन जब आपका शौक होता है ना, फिर उसमें थोड़ा सा आपको लेजीनेस को हटा कर काम करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है ना स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो ये है कि $20 से $50 आपको स्टार्टिंग में जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आप ये करें कि 5000 आपके लग जाएंगे आराम से, ठीक है। डोमेन होस्टिंग और थीम या कुछ इस तरह के कंटेंट जो भी चीजें आ जाती हैं, तो तकरीबन इतना जो है ना आपका लग जाएगा। अगर आपके पास 5000 हैं, ठीक है, 2 से 5000 हैं, तो आप जो है इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो बात की है कि आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम दूसरा होना चाहिए, वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़े तो आप जो है ना वो भी कर सके, और जब आपको ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है आपको अर्निंग नहीं होगी, ठीक है, वो आपको मेहनत करने के बाद मिलेगी, कुछ टाइम के बाद मिलेगी। तो उस टाइम में जो है ना वो आप
जाहिर सी बात है वो बगैर कुछ खाए पिए या फिर बगैर अर्निंग के अगर गुजारा नहीं होता तो आपका जो है बैक एंड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है ना वो टेंशन ही नहीं है पैसे अर्निंग की, तो फिर आप मोस्ट वेलकम। ठीक है। अगर ये स्किल्स जो मैं कहने लगा हूँ अगर आपको ये नहीं पता तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है। HTML बेसिक्स आपको होने चाहिए। HTML ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसी वजह से कि गूगल जो है HTML को ज़्यादा समझता है, HTML कोडिंग्स को समझता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट को इतने अच्छे लिहाज से नहीं समझता। ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेज को इतना खास नहीं समझता जितना HTML को समझता है। ठीक है। HTML को समझने में आसानी होती है गूगल को। ठीक है। उसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर तो काम कर लेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर भी आपको HTML और CSS जो है ना आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कुछ एडिटिंग में जो है ना अगर आप थीम में एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको जरूरत है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप विजेट्स में कुछ इस तरह का फंक्शन है, कोई एक चीज है, कोई खामी है, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई इशू आता है वो भी आपको है। HTML से आपको गूगल सर्च इंजन का जो है ना वो भी समझ आएगा कैसे काम करता है, कैसे चीज को करता है। बैकलिंक्स बनाते हैं तो उसमें भी जो है ना वो एंकर टेक्स्ट कैसे करना होता है। तो ये सारी चीजें HTML थोड़ा सा जो है ना आपके लिए बेसिक्स, सारा HTML ही आना चाहिए। बेसिक मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। CSS भी आपको आना चाहिए, उसके भी बेसिक्स आने चाहिए। इम्पोर्टेंट है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है HTML के लिहाज से कम जो है ना वो अहमियत रखता है। PHP बहुत बेसिक्स आपको कम से कम आना चाहिए और इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे आ जाती है, आपको जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, ये अगर आप क्लाइंट SEO की तरफ जाते हैं तो आपको ये लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर आ रहे हैं और एडसेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एफिलिएट के लिए भी आपको कभी कभी, बल्कि अमूमन आपको चाहिए होते हैं ये स्किल्स। ठीक है। नहीं, अगर आप पास स्किल है तो आप उतना एफिशिएंट काम नहीं कर सकते जो आप इन लैंग्वेजेस को जानकर कर सकते हैं। ये नहीं मैं कर रहा हूँ कि ये मैंने कलम से लकीर खींच दी कि भाई ये आपको लाजमी आनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसका आपको जो है ना वो आपको बाद में फायदा पता चलेगा। ठीक है। वर्डप्रेस मीडियम लेवल का आपको पता होना चाहिए। एडसेंस के लिए तो मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक्स भी पता हो तो काफ़ी है। बाकी मैंने वर्डप्रेस का जो है ना वो कोर्स शेयर किया था। अगर किसी को वो कोर्स नहीं मिला तो यूट्यूब के ऊपर शाहजेब शफी या फिर जो है ना वर्डप्रेस ट्रेनिंग बाय मुराद खान, ठीक है, या फिर जो है ना इस तरह का सर्च करेंगे या मेरे चैनल में चले आपको वर्डप्रेस की ट्रेनिंग मिलेगी। 20 वीडियोज़ है। ठीक है। तो वो आप देख लेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है ना वर्डप्रेस आ जाएगा। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी आपने कंटेंट और जितने भी पेजेस, जितनी भी चीज़ें हैं ऑन पेज, ऐसी जितनी भी चीज़ें आपने सारा वर्डप्रेस से कंट्रोल करना है, तो आपको वर्डप्रेस आना चाहिए। ठीक है। कंटेंट राइटिंग मैं कहता हूँ कि इसका आपको ऑल लेवल आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट किंग तो हम कह लेते हैं, लेकिन कौन सा कंटेंट किंग है, उस कंटेंट को हम किंग बनाते हैं। हर कंटेंट किंग नहीं होता। कंटेंट को जो है ना वो हमने किंग बनाना होता है, उसमें जान डालकर, उसमें जो चीज़ें डालने वाली होती हैं, जो चीज़ें इंक्लूड करने वाली होती हैं, अगर हम उनको इंक्लूड करें। ठीक है। कंटेंट आर्टिकल वो तो आपको टेंशन नहीं हो, इंशाल्लाह सिखा दूंगा, आपको 3-4 दफ़ा बता दिया। अच्छा, तो ये वेबिनार टाइमिंग है स्केड्यूल सुनने के, एक वेबिनार पर वीक होगा। वीक में इसलिए क्योंकि सैटरडे को ज़्यादातर फ्री होते हैं, क्योंकि अगर आपको रात को भी जागना पड़े तो आपको पता होता है कि कल संडे है। ठीक है। और मेरा भी यही हिसाब किताब है। और दूसरी बात ये है कि टाइम भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा आपके असाइनमेंट्स करने के लिए, ताकि आप सिर्फ वेबिनार्स ना देखें, साथ में साथ साथ जो है ना वो आपके पास 6 दिन हो, उसमें आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की थोड़ा सा जो है ना वो किल्लत है, टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हफ्ते में एक वेबिनार मैनेज हो सकता है आसानी से। ठीक है। तो 4 वेबिनार्स इन अ मंथ हो गए अगर एक वेबिनार हुआ, और टोटल लेक्चर्स अगर हम 15 कर लें ना मॉड्यूल, और ये 3 जो है ना 15 लेक्चर्स टोटल होंगे। ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने आगे क्या बताना है। ठीक है। मैंने वो मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मुझे लगेगा कि यार इसके ऊपर सेपरेट वेबिनार होना चाहिए, तो मैं 2 हिस्सों में वेबिनार कर दूंगा। ठीक है। तो ये 3-4 मंथ ट्रेनिंग जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन एवरेज ये है कि 3 से 4 मंथ में जो है ना वो इस ट्रेनिंग को जो है ना मुकम्मल कर दूंगा। टाइमिंग जो है ना वो 10 PM ही रहेगी, और एवरी सैटरडे नाइट होगी। अगर मैं बिजी होऊंगा किसी दिन, सैटरडे नाइट में नहीं आ पाऊंगा, तो शायद मैं संडे को करवा दूं या मैं फ्राइडे को करवा दूं। ठीक है। लेकिन अमूमन सैटरडे को होगी। कभी कभी जो है ना वो 2 वेबिनार्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही हफ्ते में। और अभी तो मुझे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं 30 मिनट से
बल्कि 1 घंटे तक जो है ना इसको लेकर चलूँ, बाकी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये की नोट्स हैं और असाइनमेंट आपको है, बाकी आपको इजाज़त होगी। IT सुपर में कोशिश कीजिएगा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैं लाइक अभी तो मैंने काफ़ी ऐप क्रिएट की थी, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 दिन या 3 दिन पहले जो है ना आप लिंक शेयर कर दूंगा। आपको पता तो है कि भाई सैटरडे को वेबिनार है, तो बस वो लिंक किया तो वो तो 2-3 दिन पहले मैं आपको दे दिया करूंगा, वो पोस्ट कर दिया करूंगा। ठीक है, और आपने एक्टिव रहना है, आपने वो करना है। मैं बार बार जो है ना वो बार बार नहीं करूंगा, मैं एक दफ़ा वेबिनार जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगा, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेनिंग के बारे में बताया और थोड़े से बेसिक्स मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, ताकि जो है ना एक न्यूबी को जो है ना वो कवर हो जाए। ठीक है, डिटेल में जाना है तो आप गूगल में जाएं, क्योंकि अगर मैं इससे इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में जाऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द सेशंस हैं वो मैं उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करूँ। ठीक है, आप अपने लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है ना कैमटेशिया यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप शेयर कर सकते हैं इनबॉक्स के जरिए करें, लेकिन ग्रुप में अगर पब्लिकली आप शेयर करेंगे तो मैं आपको बैन भी कर सकता हूँ। और एक रूल जो है मुझे किसी ने सजेस्ट किया और अच्छा रूल था, वो ये था कि लाइक मेरे पास ऑप्शन है कि जितने भी आप जिस बंदे ने भी चैट की हुई है ना, उस बंदे का नाम भी मेरे पास आ जाता है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास जो रजिस्टर हुए होते हैं वो भी मेरे पास आ जाते हैं, जो जो अटेंडीज हैं जो यहाँ पे लाइक वेबिनार सुन रहे हैं एंड तक, तो उसका जो है मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन माई गो टू वेबिनार में मुझे मिल जाती है। तो मैं उनको ईमेल कर दूंगा जो रिकॉर्डिंग होगी, जो सिर्फ आएंगे, जो आएंगे नहीं उनके लिए फिर शायद मैं नहीं कुछ कर सकूँ। ठीक है, तो एक सेशन होगा तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो असाइनमेंट होगा, तो आप जो है ना shazeb.shafiqul@gmail.com, ठीक है, और जो है ना आप यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, मैं चेक करूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने ये ठीक किया नहीं किया। बाकी आपकी मर्जी है, आप असाइनमेंट करें या ना करें, वेबिनार में आए या ना आए, ट्रेनिंग लें या ना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम है कि आपको इस चीज़ प्रोवाइड कर देना। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप जो है ना मुझे ईमेल के ऊपर जो है ना वो असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, मैं चेक करके आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है, और अगर आप रोज़ाना का रोज़ाना काम करेंगे, ठीक है, जैसे सेशन एंड किया मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दे दिया, आप जो अगर उसको कर लेते हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा। बाकी आपके पास टाइम मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने वो काम किया है, या तो आप आज ही कर लेते हैं, अगर आप बहुत थक चुके हैं, मैंने आपको बहुत ही थका दिया, बोर कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, कल से काम स्टार्ट कर दें, आपके पास बाकी काफ़ी ज़्यादा दिन होंगे तो आप उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लान जो है ना बना के चलें कि भाई मैंने ये दिन ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो आपका जो है ना वो डिपेंडेंट आ जाएगा। तो जो भी आपने सीखा है, जहीं से भी सीखा है और या किसी से भी सीखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भूल जाएं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब आगे जाऊँगा तो थोड़ी सी मैं एडवांस चीज़ें के ऊपर आऊँगा, तो उसमें जो मेरे आइडियाज़ होंगे, जो मेरा नॉलेज होगा, जो मेरे पर्सपेक्टिव होंगे, उसके साथ आपके साथ आपका जो सिखाया हुआ था, किसी ने आपको, किसी मेंटर ने सिखाया या कहीं और से आपने सीखा या किसी ने भी सीखा, आपका अपना है, तो उसको थोड़ा साइड पे रख के अपना जहन बिल्कुल जो है ना जीरो कर दे और जीरो से समझना स्टार्ट कर दे। ये नहीं देखेंगे यार इसने ये कोई बात गलत बता दी है, यहाँ से इसको ये बताना चाहिए था, ये इसने अच्छी बताई है। ठीक है, बाकी मैं जाहिर सी बात है, इंसान हूं, अगर किसी को लगता है कि यार यहाँ पे गलत है तो मेरे इनबॉक्स में आए मुझे कहे कि यार ये आपने गलत कहा है, ठीक है, मैं उसको देखूंगा कि यार वाकई ये गलत है, मैं उसके ऊपर जो है ना वो अपोलोजाइज भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं उसको जो है उसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेनिंग देने के लिहाज से सही नहीं हूँ, मैं आपको अच्छा नहीं गाइड कर सकता, आपको लगता है मैं रॉन्ग आया हूँ, तो बड़ा मेहरबानी आप नेक्स्ट टाइम नहीं आए, क्योंकि आपका टाइम मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बंदा है वो क्वालिटी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा। 1-2 वेबिनार देखें सॉरी, 1-2 वेबिनार देखें ताकि आपको पता चले कि भाई क्या सिस्टम है, उसके बाद जो आपका दिल करे। यही बात कि भाई मैं मुझसे गलती हो सकती है, मैं 100% ठीक नहीं हूँ। बाकी ये है कि मुझे पीएम इस चीज़ों के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जो है ना वो काइंडली पीएम नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत पीएम्स आ जाते हैं और मैं सबको पीएम नहीं कर सकता, और सॉरी इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप क्या करें, IT सुपर में टैग करें
पोस्ट करें, उसमें टैग कर दें मुझे, मैं जब फ्री होंगे इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आप इनबॉक्स पढ़ेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ काफ़ी बंदे हो जाते हैं, सबको रिप्लाई करना, फिर वो रिप्लाई में भी जो है सिर्फ ये नहीं होता कि उसको रिप्लाई कर देना, वो मजीद चीज़ें आ जाती हैं तो टाइम नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो आईडीज पर पोस्ट करें। हाँ, अगर कोई पर्सनल चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मुझसे पूछना है, आपने सजेशन लेनी है, मैंने ये डोमेन लेनी है, तो आप डोमेन तो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, आप कीवर्ड्स पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप नीच जो है ना वो अपने पास रखें, कीवर्ड्स भी रखें, डोमेन भी रखें, किसी को नहीं बताएं, ठीक है। क्यों ना बताएं, तो उसके कुछ और रीजन है। तो आप जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि यार मेरी ये डोमेन है, भाई मेरी ये डोमेन है, ये डोमेन अच्छी है इस निच के लिए कि नहीं अच्छी है। मैं आपको मैं देखूंगा कि भाई अगर वो डोमेन मेरे लिहाज से, ठीक है, अगर वो मुझे अच्छी लगती है और मैं देखता हूँ कि यार इसमें पोटेंशियल है इस डोमेन के अंदर, ठीक है, डोमेन की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ रहा है, इसके निच के लिहाज से डोमेन अच्छी है, या फिर मैं आपको मजीद जो है सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी डोमेन नेम्स कैसे फाइंड करने हैं जब डोमेन होस्टिंग के ऊपर आएंगे, तो वो जो है ना आपको मैं गाइड कर दूंगा, कीवर्ड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, क्या करना है, उसकी वो देखूंगा, उसके बाद जो है ना वो आपको जो है ना वो गाइड करता रहूंगा। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो आप जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने जाना है moz.com/google एल्गोरिथम चेंज, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी अपडेट्स है ना, आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने तो कुछ जो है ना वो आपको मेंशन की है ताकि आपको आइडिया मिले कि अपडेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो उन अपडेट्स को रीड करें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती तो मजीद गूगल में जो है अपडेट का नाम लिखें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेब पेजेस आ जाएंगे, और देखेंगे कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसको जो है ना वो रीड कर लें, ठीक है। सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट गूगल अपडेट्स। उसके बाद जो है ना backlinko.com है, ठीक है, backlinko.com या गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, /गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, या आप अगर आप लिख देना कि मोज गूगल अपडेट्स, ठीक है, या गूगल एल्गोरिथम चेंज, गूगल में लिख दें तो आपके पास जो है ना मोज की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप लिखें कि बैकलिंको लिख लें या गूगल रैंकिंग फैक्टर्स लिख लें तो आपके पास 200 रैंकिंग फैक्टर्स वाली backlinko.com आ जाएगी, ठीक है। उसको आपने रीड कर लेना, फिर उसने आपने क्या करना है कि moz.com के ऊपर आना ब्लॉग द मिथ ऑफ गूगल 200 रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, इसने इसके बैकलिंकों के खिलाफ बोला है, और ये दोनों आप जब रीड करेंगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि बैकलिंको कुछ और कह रहा है, मोज कुछ और कह रहा है, थोड़ा आपको आइडिया मिले कि भाई एक बंदे के सजेशन या मैं आपको बात कहता हूँ तो उसके ऊपर स्टक नहीं रह जाना कि इसमें कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर है, या फिर किसी ब्लॉग में जो है ना बंदे ने कह दिया है तो वो बंदा जो है ना वो 100% ठीक है, 100% ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ होती है। तो ये दोनों भी आपने जो है ना वो रीड करने, और मौजी आपके असाइनमेंट है, ठीक है, रीड कर लेंगे तो आपको जो है ना थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आपको अपडेट्स का पता चल जाएगा, ठीक है, और रैंकिंग फैक्टर्स का और कॉन्ट्रडिक्शन का पता चलेगा, बैकलिंक से आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ना वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और जो रैंकिंग फैक्टर्स आपको हैं मिल रहे हैं, ठीक है, 200 रैंकिंग फैक्टर्स है, तो अगर आप चाहें तो आप जो है ना वो एक जो रैंकिंग फैक्टर आप उसको गूगल में जो है इंडिविजुअली भी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में मजीद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये बुक मार्क कर लें, ये फॉलोइंग है, मैं ये शेयर भी कर दूंगा, एक तो moz.com/blog है, ठीक है, सर्च इंजन लैंड.com है, सर्च इंजन जर्नल.com है, backlinko.com है, ये wordstream.com/blog है, गूगल blog.blogspot.com है, smrush.com ब्लॉग है, blog.majestic.com है, ahref.com ब्लॉग है, longtailpro.com ब्लॉग है। उसके अलावा जो जनरल लोगों ने बनाए हुए हैं वो मैथ्यू वुडवर्ड का है, .co.uk है, quicksprout.com/ब्लॉग है, नील पटेल का ब्लॉग है, वाइपर चिल है, सर्च इंजन वॉच है, ठीक है, और गोच एसयू है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसको बुकमार्क कर दें, और जब आपको कोई भी इशू आए तो क्या करना है कि हर वेबसाइट के तकरीबन जो है ना वो सर्च पे आपको ऑप्शन मिल रही होती है, कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑन पेज के ऊपर लेना, वहाँ पे ऑन पेज लिखें, आपको मोज के ऊपर जितने भी ऑन पेज के ऊपर आर्टिकल होंगे वो आपको मिल जाएंगे, बैकलिंकों के ऊपर जाएंगे तो बैकलिंक्स के बारे में भी ऑफ पेज ऑन पेज सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और ये कि smrush.com जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च टूल है, मैजेस्टिक जो है ना वो ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो को मैनेज करता है,
एएचआरएफ है वो बैकलिंक के लिहाज से, लॉन्ग टेल प्रो कीवर्ड रिसर्च के लिहाज से, तो आपको मजीद डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट ओपिनियंस भी मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो लॉन्ग टेल प्रो वाला है, वो कीवर्ड के लिहाज से और उसमें क्या क्या चीज़ आ रही है उसके लिहाज से बात करेगा। एएचआरएफ.com जो है ना वो बैकलिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो देगा। मैजेस्टिक है वो साइटेशन फॉर अथॉरिटी और ये फला फला फला। जनरल में ये है कि आपको वहाँ पे जो है ना मजीद कुछ भी आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया कि moz.com है, सर्च इंजन लैंड है। ठीक है, उसके अलावा सर्च इंजन जनरल है, वर्ड स्ट्रीम है, गूगल blog.blogspot.com है। इनको जो है ना वो थोड़ा सा कीजिएगा। गूगल ब्लॉग जो है ना वो गूगल का ऑफिशियल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ऐड नहीं किया। हाँ, ऐड नहीं किया। खैर, गूगल का जो है ना वेब मास्टर के लिए अलहदा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन लैंड के बारे में मैं आप पास भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपडेट्स का, नई नई चीज़ें और एडवांस चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसको साथ साथ रीड करते रहें, खुद भी सीखते रहें। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में जो है हम क्या करेंगे, अच्छा ट्रेनिंग फ़ी सुन लेंगे। ट्रेनिंग फ़ी क्या है, तो भाई इट्स फ्री है, नो फ़ी है इसकी। ठीक है, लेकिन ये है कि दुआएं तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूंगा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो मुझे रियल चीज़ चाहिए वो ये है कि मुझे गुड रिजल्ट चाहिए। लाइक अगर मैं अपना टाइम निकाल कर अगर आपको जो भी मेरे पास जो भी मुझे आता है होगा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम उसके ऊपर आप अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और कोशिश करें कि गुड रिजल्ट आप जो है ना वो मुझे शो करें। ठीक है, और इसको मैं रिस्पॉन्स भी समझूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो क्वेश्चंस जो लाइव नहीं है उनकी बदकिस्मती के वो लाइव क्वेश्चन आंसर को नहीं देख पाएंगे। तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं।